जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। क्वांट म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है क्वांट कमोडिटीज फंड। ये एनएफओ 8 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 22 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिसको कमोडिटी माना गया है। अब कमोडिटी के भी दो हिस्से पड़ते हैं, पहला है हार्ड कमोडिटी और दूसरा है सॉफ्ट कमोडिटीज। अब जो हार्ड कमोडिटीज है उसके अंदर तीन हिस्से पड़ते हैं, जो कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी के अंदर यहाँ पर ऑयल आता है, हीटिंग ऑयल आता है, नेचुरल गैस, डीजल और गैसोलीन। इसके बाद आते हैं प्रीशियस मेटल। जैसे कि हम सबको पता है गोल्ड भी एक कमोडिटी है, सिल्वर, प्लेटिनम और पैलेडियम। इंडस्ट्रियल मेटल जिसके बिना इंडस्ट्री चल भी नहीं सकती और हमारे जो रोजमर्रा के काम होते हैं मेटल्स के बिना वो हो भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो कमोडिटीज है मेटल्स के अंदर वो है एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, जिंक, लेड और टिन। अब यहाँ पर जो इंडिया के अंदर सॉफ्ट कमोडिटीज को माना गया है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो सोया है, ग्रेन्स है, शुगर है, कॉर्न है, कॉटन है, कॉफ़ी है और लाइव स्टॉक्स जो है उनको यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर रखा गया है, जो कि सॉफ्ट कमोडिटीज का एक भाग है। कमोडिटीज का जो मार्केट है इसके अंदर हमेशा रिस्क एसोसिएटेड रहता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो बढ़ और कम ज़्यादा होते रहते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम रहता है। इन्फ्लेशन भी यहाँ पर एक अहम भागीदारी निभाता है। अगर हम यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसे जो फैक्टर्स है वो भी यहाँ पर इफेक्ट करते हैं कमोडिटीज़ के मार्केट के अंदर। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने जैसी है, कमोडिटी का जो मार्केट रहता है वो हमेशा 24/7 यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए ओपन रहता है। और साथ में जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप रहता है वो भी कमोडिटी मार्केट के अंदर प्राइसेस को इफेक्ट करता है। साथ में जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रहे हैं वो भी कमोडिटी मार्केट के लिए एक तरीके का रिस्क है। अभी के समय में हमें पता है कि दो वॉर्स चल रहा है, पहला है रशिया यूक्रेन और दूसरा है इसराइल और गाजा का। कमोडिटीज जो है वो हमारी डेली लाइफ को बहुत ही डीपली इम्पैक्ट करती है। एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट रहता है उसके अंदर कमोडिटीज़ के बिना जैसे कि मेटल, ऑयल, नेचुरल गैस के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। अब इसके अंदर नए प्लेयर्स भी ऐड हो रहे हैं जो एनर्जी जनरेशन के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि विंड पावर हो गया और सोलर पावर हो गया। टेक्नोलॉजी के बिना भी हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है रेयर अर्थ मटेरियल्स। इनके बिना जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो बिना कोई रेयर अर्थ मटेरियल के चल भी नहीं सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, स्मार्टफोन है और जो हमारे लैपटॉप होते हैं, जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो रेयर अर्थ मटेरियल के बिना यूज़ ही नहीं हो सकते हैं। मतलब उनको मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है विदाउट रेयर अर्थ मटेरियल्स। फूड जो है ये भी हमारा डेली लाइफ का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। अब फूड को भी मैंने जैसे कि आगे बताया है कि बहुत सारी कमोडिटीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, मीट्स हो गया और एग्रीकल्चरल अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए। यहाँ पर मेटल्स जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि प्रीशियस इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गए। स्टील जैसे कि हम सबको पता है कि ये डेली हमारे लाइफ के अंदर यूज़ होता है। एल्यूमिनियम भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कॉपर वायरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब जो कमोडिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के रिक्वायरमेंट के लिए। इंडिया अभी के समय में 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारी जो जीडीपी है वो और भी तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2033 तक में ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और आगे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2047 तक के अंदर हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। मतलब जो ग्रोथ का जो फैक्टर अभी हमारे देश के अंदर बाकी है वो और भी तेज़ी से एक्सेलरेट करने वाला है। कमोडिटीज़ का जो डिमांड रहता है वो सिर्फ स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स के अंदर ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रहता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, रिटेल हो गया, पावर कंजम्पशन हो गया या फिर पावर प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडिंग होते हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज टर्मिनल के ऊपर ही होते हैं। अर्बनाइजेशन के अंदर भी यहाँ पर जो कमोडिटीज़ है उसके बिना अर्बनाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिजिकल कनेक्टिविटी हो गया और डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया।
अब इस फंड के जो मैनेजर रहने वाले हैं वो यहाँ पर 4 फंड मैनेजर्स हैं, जैसे कि अंकित पांडे, संजीव शर्मा, वसाव सहगल और वरुण पटनी। क्वांट कमोडिटीज फंड, ये एनएफओ 8 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 22 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी कमोडिटीज टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिनों के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है और साथ में थीमेटिक कैटेगरी का भी फंड है, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन ये बात भी यहाँ पर ध्यान में रहे कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।